वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज हम क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन लाइफ प्रोसेस को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ प्रोसेस क्या है कि वो बेसिक फंक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, कि इस अर्थ के ऊपर जिंदा रहने के लिए जो भी फंक्शन करता है, जो भी फंक्शन ज़रूरी है, उसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता, वो सभी फंक्शंस को हम लाइफ प्रोसेस में काउंट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशन, ग्रोथ, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सभी क्या है, बेसिक फंक्शंस हैं। इसलिए ये सभी हम कहेंगे लाइफ प्रोसेस में काउंट होंगे। इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे इस लेसन में। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, कैसे हम कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म वो लिविंग है। लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत है। वाटर एंड एयर, पानी और हवा की भी ज़रूरत है। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो करेंगे। दे आर सेंसिटिव, सेंसिटिव होंगे यानी वो रिस्पॉन्स देंगे किसी भी चीज़ का। उसके बाद है रेस्पायर, सांस भी लेंगे वो। एक्सक्रिएट, वेस्ट सब्सटेंस को भी रिलीज करेंगे। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, वो क्या है, रिप्रोडक्शन भी करेंगे। लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ, वो अपने आप मूवमेंट कर सकते हैं। अगर ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स किसी में शो हो रहे हैं, इट मीन्स वो क्या है, लिविंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, जिसको हम कहें न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या है वो देखिए। द टर्म न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रेंट। न्यूट्रिशन जो वर्ड है वो न्यूट्रेंट से लिया गया है या न्यूट्रेंट से आया है ये वर्ड। न्यूट्रेंट क्या होता है, ए न्यूट्रेंट कैन बी डिफाइन एज सब्सटेंस, न्यूट्रेंट को हम एक सब्सटेंस कह सकते हैं विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास से लेता है। एंड यूज़ इट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और जिसको वो एज ए एनर्जी यूज़ करता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, वाटर एक्सेट्रा, ये सभी क्या हैं, न्यूट्रेंट हैं, जो वो अपने सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है या सराउंडिंग जो भी सब्सटेंस है उनसे लेता है, और ये सभी क्या है, न्यूट्रेंट है। अब न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रेंट, जो कि न्यूट्रेंट लेने का एक प्रोसेस है, एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट बाय ऑर्गेनिज्म, और साथ ही क्या है, जो उसने न्यूट्रेंट लिए हैं उसको यूटिलाइज करेगा, उसको एनर्जी के लिए यूज़ करेगा, उसको अलग अलग बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करेगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन कितने तरह के होंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि दे आर द टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड इज हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओवन फूड, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेता है। द ऑर्गेनिज्म हैविंग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। जैसे ऑल ग्रेन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स, इसलिए क्योंकि ये अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं, खुद बना लेते हैं, उसको हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओवन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं तैयार कर सकते, एंड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन, इसलिए वो दूसरों पे डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए। द ऑर्गेनिज्म हैविंग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं उसको हम हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नॉन ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन हैं वो तो ऑटोट्रॉपिक है। नॉन ग्रीन प्लांट्स, मोस्ट बैक्टीरिया,
सम बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉपिक है, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया क्या है, हेटरोट्रॉपिक है। फंगी, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एसेट्रा, ये सभी क्या है, आप कह सकते हैं हेटरोट्रॉप्स है। इट मीन्स हम कहें इनको छोड़कर बाकी सभी क्या है, हेटरोट्रॉप्स है। देखिए हेटरोट्रॉप्स फर्दर डिवाइड होता है 3 टाइप्स में। फर्स्ट इज सेप्रोट्रॉपिक एंड सेकंड इज पैरासाइट एंड थर्ड इज होलोजोइक। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड ओवन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। दूसरों पे तो डिपेंड है, लेकिन दूसरों पे भी किन पे, जो डेड और डिके हो चुके हैं उन मैटर से जो अपना भोजन लेते हैं, यानी कि जो मर चुके हैं या सड़ चुके हैं उनसे अपना जो फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे, या हम उनको उन ऑर्गेनिजम्स को हम सेप्रोफाइट्स कहेंगे। उन ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोफाइट्स कहेंगे, जैसे कि फंगी, ईस्ट, मशरूम, ये सभी क्या है, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। देखा होगा जो सड़ चुके हैं, जो खराब हो चुकी है चीज़ें, उनके ऊपर कुछ लेयर्स आ जाती है, वो सभी यही ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। ये दूसरों पे तो डिपेंड है अपने फूड के लिए विदाउट किलिंग, लेकिन उसको मारते नहीं है, उस दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं एज ए होस्ट। वो क्या है, एज ए होस्ट उसके ऊपर रहेंगे। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ये ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, दूसरा ये वाला ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, ये वाला जो है, इस ऑर्गेनिज्म को हम पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और जो ये है, जिसके ऊपर ये है, इसको कहते हैं होस्ट। ये क्या होगा, होस्ट होगा। इट मीन्स ये क्या करता है, इसको मारता नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए, ठीक है। तो इसको क्या बना के रखता है, एज ए होस्ट बना के रखता है, जिससे ये खाना ले रहा है। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड है उसके ऊपर, उसको तो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और जिसके ऊपर डिपेंड है, वो जिस बॉडी के ऊपर वो रह रहा है, वो क्या हो गया, होस्ट हो गया। जैसे लाइस, जू जिसको कहें, इसमें क्या होगा, जिस एनिमल के ऊपर, एनिमल जो है वो तो क्या हो गया, होस्ट हो गया, और लाइस क्या होगी, पैरासिटिक होगी, क्योंकि लाई उसके ऊपर रह रही है। ई कोइल बैक्टीरिया जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, एमीबा, ये सभी क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन प्रोसेस से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है ये। उसके बाद है होलोजोइक न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को लेता है, खाता है, इनटू इट्स बॉडी एंड कन्वर्ट इनटू स्मॉल सिंपलेस्ट सोल्यूबल सब्सटेंस, और जिसको फिर धीरे धीरे सिंपलेस्ट सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे। या वो जो ऑर्गेनिज्म है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये एक लंबा प्रोसेस है और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है डाइजेशन करने में, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन भी फर्दर डिवाइड होते हैं 3 कैटेगरीज में, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ऑमनिवोर्स। हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ ओनली प्लांट्स मटेरियल को ही खाते हैं, या आप तो प्लांट को या प्लांट से बनी हुई चीज़ों का, एग्जाम्पल काओ, ग्रास होपर, गोट, बुफेलो, कैमल। उसके बाद कार्निवोर्स जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म इट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, यानी मांस खाने वाले मांसाहारी जिसको कहें, जैसे लॉयन, स्नेक, टाइगर, फ्रॉग, लिजर्ड्स, ये सभी क्या है, कार्निवोर्स है। उसके बाद है ऑमनिवोर्स जो प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स दोनों को ही खा लेते हैं, दोनों से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, क्रो, रैट, स्पैरो, कॉकरोच, डॉग, कैट, ये सभी क्या है, ऑमनिवोर्स में काउंट होंगे।
क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखिए, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ये हम पढ़ चुके हैं कि ग्रीन प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं? जो अपना फूड खुद तैयार करते हैं, ठीक है। एंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब वो खुद अपना खाना तो तैयार कर लेते हैं, बट किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। वो किस प्रोसेस से करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से करते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से हमें मिल रही है, हमारे एटमॉस्फेयर में है, और सॉइल से जो वाटर उसको मिल रहा है प्लांट को, एंड द लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर। जब ये सभी चीज़ें रिएक्ट करती हैं, रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन। ग्लूकोज को ये एज ए फूड के फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ इस डायग्राम में देखें तो देखिए, वाटर यहाँ से उसको मिल रहा है, सनलाइट यहाँ से मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, तो उसको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को वो क्या कर रहा है? स्टोर इन द प्लांट एंड यूज एज ए फूड। एंड ऑक्सीजन का क्या करेगा? वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, कहाँ पे? एयर में, ताकि हम सांस ले सकें। अच्छा, अब एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बना है उसका क्या होगा? अब ऐसा तो नहीं है भाई जितनी ग्लूकोज बनी उतना यूज़ कर लिया जाए, कुछ एक्स्ट्रा भी बन सकती है ग्लूकोज। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगी उसको वो स्टार्च की फॉर्म में क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा, ताकि इन फ्यूचर वो उसका यूज़ कर सके। द ग्रीन कलर पिगमेंट, जो इसके अंदर ग्रीन कलर आपने देखा, प्लांट जो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, वो ग्रीन कलर का क्यों दिखाई देता है? वो एक पिगमेंट के कारण दिखाई देता है, और उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होती है, जिसके कारण क्या है? वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। और ये क्लोरोफिल कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अच्छा, फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे में होता है, दिन में होता है, रात में नहीं होता। रात में क्यों नहीं होता? क्योंकि रात में सनलाइट जो है वो अब्सेंट होती है, इसलिए ये ओनली डे में काम करता है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल की बात करें, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है उसके लिए, कच्चा पदार्थ क्या चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड उसको एयर से मिल जाएगा, वाटर उसको सॉइल से। अब नेसेसरी कंडीशंस क्या है जिसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता? तो ये चारों कंडीशंस नेसेसरी हैं: क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। अगर इनमें से एक भी चीज़ अब्सेंट होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब फोटोसिंथेसिस होता कैसे है? देखिए, फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले क्या किया जाएगा? जो क्लोरोफिल है प्लांट के अंदर, वो क्या करेगी? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी। सन यानी कि हम कह सकते हैं क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। अगर क्लोरोफिल नहीं होगी तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी। क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद जो लाइट एनर्जी, यानी कि सनलाइट जो आई है, उसको हम लाइट एनर्जी कह सकते हैं। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी में। जैसे ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होंगी तो क्या होगा? जो वाटर जो सॉइल से मिला है, ये क्या करेंगे? वाटर को स्प्लिट कर देंगे, वाटर को तोड़ देंगे, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। ये इसको तोड़ दिया जाएगा, किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगा तो क्या बना दिया जाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर कर क्या बना दिया जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा, और ग्लूकोज को वो एज ए फूड यूज़ कर लेते हैं। और साथ में क्या है? ऑक्सीजन बनेगी, जो ये वाली ऑक्सीजन है, जो वाटर से जो अलग हुई है, स्प्लिट हुई है, उस ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाएगा। अब ये फंक्शन होगा कैसे? ऑक्सीजन रिलीज कैसे की जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर कैसे जाएगी? ये काम होता है स्टोमेटा का। ये फंक्शंस करता है स्टोमेटा। स्टोमेटा प्लांट्स के ऊपर टिनी पोर्स होते हैं, जो क्या है? कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उन फंक्शंस को हम पढ़ रहे हैं यहाँ। द लार्ज नंबर ऑफ टीनी पोर्स, जो बहुत से छोटे छोटे पोर्स हैं, सरफेस ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो छोटे छोटे पोर्स हैं, जो हम कह सकते हैं एक तरह से पॉइंट्स हैं,
होल कह सकते हैं या हम पोर्स कहें, छोटे छोटे छेद हैं, वो उनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये प्लांट्स के सरफेस के जो लीव्स है उसके सरफेस पे होती है। ईच स्टोमेटा पोर्स इज सराउंडेड बाय ए पेयर ऑफ गार्ड सेल। अब जितने भी पोर्स होंगे वो क्या है, उनके दोनों तरफ क्या होगा, उसके सराउंडिंग क्या होता है, गार्ड सेल होता है। ये दिख रहा होगा, ये जो ग्रीन कलर का है, ये जो है ये क्या है, गार्ड सेल है, और ये जो बीच में है ये स्टोमेटा है। ठीक है, ये गार्ड सेल से होता है। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर्स इज कंट्रोल बाय गार्ड सेल। ये गार्ड सेल जो हैं, ये वाले गार्ड सेल ही इसको कंट्रोल करते हैं, इसको खोलने और बंद करने के लिए। व्हेन वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल दे स्वेल। जैसे ही क्या होगा, इन गार्ड सेल के अंदर क्या आएगा, वाटर आएगा, ये स्वेल हो जाएंगी। स्वेल का मतलब फूल जाएंगी, और ये क्या हो जाएगी, कर्व्ड हो जाएगी। ये देखिए, ये कर्व्ड हुई है, कर्व होने की वजह से ये क्या होगा, बीच से ओपन हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखें ये, तो व्हेन द गार्ड सेल लूज द वाटर, जैसे ही गार्ड सेल लूज कर देगा वाटर, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगी। स्ट्रेट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, पोर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे स्टोमेटा क्लोज एंड ओपन होता है। अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, स्टोमेटा का फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी कि क्या करेगा, जो इसके अंदर ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है ये। एंड ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन का मीन्स है कि जैसे इसके अंदर ये वाटर आया है, ये वाटर जो इसके अंदर आया है, जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर आएगी, इसका सरफेस क्या होगा, गर्म होगा। सरफेस गर्म होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएंगे, वो ट्रांसपीरेट हो जाएंगे। और ट्रांसपीरेट होने के बाद ये क्या है, ये इसके अंदर से वाटर लूज हो जाएगा, और ये फिर स्ट्रेट हो जाएगा गार्ड सेल, और ये क्लोज हो जाएगा। ये दो फंक्शन इसके स्टोमेटा के हैं। अच्छा, अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से फैक्टर्स का अफेक्ट होगा, क्यों, तो सबसे पहले लाइट का अफेक्ट होगा, क्योंकि सनलाइट जो आ रही है, सनलाइट का जो एक तरह से नेसेसरी कंडीशन है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब अगर फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जो है वो ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, या कम हो जाए तो क्या हो जाएगा। लाइट इज़ यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, सोलर एनर्जी इज रीचिंग ऑन द अर्थ ओनली एन वेरी स्मॉल पोर्शन। जो अर्थ के ऊपर जो एनर्जी जो पहुंच रही है, उसमें लगभग 2% ही जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है। अंडर लो लाइट इंटेंसिटी, जैसे कि क्लाउडी डे है, अगर लाइट कम है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो लो, तो फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगी, धीरे होगी प्रोसेस। इंक्रीज द लाइट इंटेंसिटी, अगर फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाए, लाइट ज़्यादा आ जाए, एनर्जी ज़्यादा आए लाइट, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा, उसका भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा टू ए सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक। उस लिमिट से ज़्यादा अगर फोटोसिंथेसिस मतलब मीन्स लाइट ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। वेरी हाई इंटेंसिटी पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि वो फोटो ऑक्सीडेशन कर देगा। फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब है, फोटो का मीन्स लाइट, लाइट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिक्रीज कर देगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब सनलाइट ज़्यादा है तो इसका मीन टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा। बट अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो वो एंजाइम्स जो हैं उसके अंदर वो मर जाएंगे। इन फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व सेवरल एंजाइम्स, क्योंकि केमिकल प्रोसेस में बहुत से एंजाइम रोल प्ले करते हैं। दीज एंजाइम फंक्शन एट ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर, और ये एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक रेंज पे, या हम कहें एक फिक्स्ड उस टेम्परेचर क्राइटेरिया के अंदर ही काम करेंगे। अगर लो टेम्परेचर होगा तो क्या हो जाएंगे, ये एंजाइम एक्टिव नहीं हो पाएंगे, एक्टिव नहीं होंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन नहीं करेंगे। और अगर हाई टेम्परेचर है तो भी क्या हो जाएंगे, ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे या फिर ये मर जाएंगे, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो टेम्परेचर का भी मेन रोल है इसमें। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड भी एसेंशियल है, रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन द कंसंट्रेशन ऑफ 0.03%। 0.033% हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। दस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस भी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तेजी से होगा। लेकिन हाई कंसंट्रेशन होगी, अगर बहुत ज़्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो एज ए टॉक्सिन हो जाएगा, वो टॉक्सिन बन जाएगा। और टॉक्सिन एक तरह से जहर है, धीरे धीरे क्या फोटोसिंथेसिस पे उसका अफेक्ट होगा और प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड भी एक लिमिट तक ही सही है। उसके बाद वाटर। अब वाटर जो है, वाटर इज एसेंशियल रॉ मटेरियल। वाटर भी क्या है, एक एसेंशियल रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस में। लेस देन 1% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। जितना भी हम उसको पानी दे रहे हैं उसमें से अप्रोक्सीमेटली 1% ही वो यूज कर रहा है। हाउएवर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लोड इफ द प्लांट आर इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। अगर प्लांट को पानी कम, जितनी उसको ज़रूरत है उससे कम मिलेगा तो भी वो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और अगर उससे ज़्यादा मिल गया तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा वो। अब है न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब न्यूट्रिशन इन एनिमल, इससे पहले हमने पढ़ा है जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रोसेस को या मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। और होलोजोइक में 5 स्टेप्स हमने पढ़े, क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होता है। फर्स्ट स्टेप है इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, यानी कि खाने को सिर्फ बॉडी के अंदर एंटर करवाना इंजेक्शन हो जाता है। मीन्स हम कहें कि खाने को उठाकर सिर्फ मुंह के अंदर रखना ही क्या है, इंजेक्शन। उसके बाद अब डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन क्या है, डाइजेशन द प्रोसेस इन विच लार्ज इनसोल्युबल मॉलिक्यूल्स, यानी कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है, इनसोल्युबल सब्सटेंस है, उनको ब्रेक डाउन करके स्मॉल वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। इट मीन्स माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है ये। उसके बाद जब ये स्मॉल वाटर सोल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया तो अब अगला स्टेप स्टार्ट होगा एब्जॉर्प्शन का। अब जो एब्जॉर्ब किया है ये डाइजेस्टेड फूड है, यानी कि स्मॉल सोल्युबल मॉलिक्यूल्स है, डाइजेस्टेड फूड कहेंगे हम। ये कहाँ चला जाएगा, थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, यानी ब्लड वेसल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। अब जब एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, जो एब्जॉर्ब किया हुआ फूड है, एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स, जो बॉडी सेल्स ने एब्जॉर्ब किया है, एंड यूज्ड फॉर लाइफ प्रोसेस। तो उन एब्जॉर्ब्ड फूड को क्या कर लिया जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज़ के लिए उसका यूज कर लिया जाएगा। लास्ट स्टेप है इजेशन। अब ऐसा तो नहीं है कि जितना फूड कंज्यूम किया वो सारा ही डाइजेस्ट हो जाए, तो उसमें से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा एज ए वेस्ट, और उसको हम कहते हैं इजेशन प्रोसेस। ये 5 स्टेप्स फॉलो होते हैं। अब देखिए हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन एमीबा। न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा इज एन एक्वेटिक एनिमल। एमीबा एक एक्वेटिक एनिमल है जो कि फ्रेश वाटर में रहता है। द एनिमल हैव नो फिक्स प्लेस फॉर इंजेक्शन। इसका इंजेक्शन के लिए कोई फिक्स प्लेस नहीं है, यानी कि इसका कोई माउथ नहीं है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन होलोजोइक एंड द प्रोसेस ऑफ, ये क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ये क्या है कि जिस प्रोसेस से खाना लेता है, प्रोसेस को फॉलो करता है, उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम में दिखाया हुआ है, सभी स्टेप्स को दिखाया है। देखिए फर्स्ट स्टेप यहाँ से देखिए, ये फूड पार्टिकल है। इस फूड पार्टिकल को ये क्या करता है, धीरे धीरे सूडोपोडिया के अकॉर्डिंग की हेल्प से ये उसको इंजेक्ट करता है, यानी कि इंजेक्शन। सेकंड स्टेप में ये इंजेस्ट किया हुआ फूड को धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देता है, ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है उसको।
उसके बाद ये डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पूरी बॉडी के अंदर। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या किया जाता है, जो एब्जॉर्प्टेड फूड है उसको क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। और लास्ट स्टेप में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है, यानी इंजेक्शन कर दिया जाता है। इजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। अब देखिए आगे एमीबा, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं एमीबा के बारे में। एमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग द टेम्परेरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। एमीबा क्या है, एक टेम्परेरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे कि ये देखिए, ये एक टेम्परेरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ऑफ सेल सरफेस कॉल्ड सूडोपोडिया। इसको क्या कह देते हैं, सूडोपोडिया कह देते हैं इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को। उसके बाद विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल। ये धीरे धीरे उसको बंद कर लेता है और ये एक फूड वैक्यूल बना देता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल, यानी कि ये धीरे धीरे फिर क्या करेगा, उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर देगा सिंपलर में, विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। और फिर धीरे धीरे ये जो है, ये सारा साइटोप्लाज्म, इसके अंदर ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज का मतलब है कि ये इसके अंदर फैल जाएगा। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड इन द सरफेस ऑफ द सेल। और जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है वो धीरे धीरे सरफेस के पास आ जाएगा, और सरफेस के पास आने के बाद ये इसको बाहर फेंक दिया जाएगा या रिलीज कर दिया जाएगा। ये क्या है आपका न्यूट्रिशन इन एमीबा। उसके बाद है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में देखिए, इन पैरामीशियम विच इज आल्सो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। ये भी एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। द सेल हैज ए डेफिनेट शेप। इस सेल की डेफिनेट शेप होती है, एमीबा की नहीं होती। एंड फूड इज टेकन इन ए स्पेसिफिक स्पॉट। और ये जो भी खाना लेता है वो एक स्पेसिफिक स्पॉट बना हुआ होता है, यानी इंजेक्शन के लिए किसका पॉइंट है, माउथ है। उसके बाद द फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। ये जो इसके सराउंडिंग आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, सीलिया है। ये इसको फूड को मूवमेंट करवाते हैं, कहाँ तक, उस फूड को इंजेक्शन पॉइंट तक ले जाने के लिए, या हम कहें माउथ तक ले जाने के लिए। उसके बाद ये फूड यहाँ पे एंटर होगा। यहाँ एंटर होने के बाद धीरे धीरे डाइजेशन होगा, और फिर इस फूड को बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखिए, ह्यूमन में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन का फॉलो किया जाता है। ह्यूमन बीइंग आर हेट्रोट्रोपिक। ह्यूमन बीइंग क्या है, हेट्रोट्रोपिक है। ऑमनीवोर्स है, यानी कि ये मांस कहें या फ्लैश और प्लांट्स दोनों सब्सटेंस को ये एज ए फूड कंज्यूम कर लेते हैं। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट बाय होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, यानी 5 स्टेप्स इसमें होते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट में चेंज करते हैं ये। द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डाइट। हमारे खाने में जो मेन जो कंपोनेंट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। इन सभी चीज़ों को हम कंज्यूम करते हैं। अब देखिए, इन डाइजेस्टिव सिस्टम हैज एलिमेंट्री कैनाल। ये एक एलिमेंट्री कैनाल है जो कि माउथ से स्टार्ट होती है। अगर ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, ये एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ से स्टार्ट होते हुए ये क्या है, एनस तक आते हैं। यानी कि यहाँ से एनस से, ये माउथ से एनस तक ये एलिमेंट्री कैनाल है। उसके बाद है एंड एसोसिएटेड डिफरेंट ग्लैंड्स। इनके अंदर बहुत सी ग्लैंड्स होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। देर आर 5 स्टेज इन द इन ह्यूमन डाइजेशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन। इसमें 5 स्टेप्स हैं। कौन कौन से, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं। 4 स्टेप्स
ingestion, digestion, absorption and egestion take place in alimentary canal। ये चार स्टेप जो हैं ये एलिमेंट्री कैनाल में होता है, लेकिन एसिमिलेशन जो स्टेप है वो क्या है, पूरी बॉडी के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि एसिमिलेशन में क्या है, एनर्जी का यूटिलाइज किया जाता है। इट मीन्स एनर्जी तो पूरी बॉडी में चाहिए, तो ये पूरी बॉडी में प्रोसेस होगा। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की बात करें। एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन इज ए लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरियस डायमीटर। ये एक लंबी ट्यूब है और इसका जो डायमीटर वेरी करता रहता है कि जगह जगह पे अलग अलग होगा। माउथ में अलग होगा, उसके बाद स्टमक में आ गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, हर जगह अलग अलग डायमीटर रहेगा। मीन्स मोटाई इसकी जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है। इट इज़ अप्रोक्सीमेट 9 मीटर लॉन्ग। ये अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर लॉन्ग है। इट स्टार्ट विद माउथ एंड एंड विद एनस। ये माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक होती है, जिसके अंदर क्या आ जाता है, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल की ही पार्ट है। अब माउथ की बात करें। माउथ इज़ द अपर मोस्ट ओपनिंग। माउथ जो है वो सबसे ऊपर का हिस्सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, विच गिव पैसेज फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। जो क्या है, इंजेक्शन ऑफ फूड करवाता है। इट इज़ गार्डेड बाय टू सॉफ्ट मूवेबल लीव्स। इसके दोनों तरफ लीव्स होते हैं। एंड ओपन इनटू ए बक्कल कैविटी। और ये बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होता है। बक्कल कैविटी में क्या होगा, जिसको ओरल कैविटी भी कहते हैं। बक्कल कैविटी विच प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ। माउथ के पीछे की तरफ होता है और इसके अंदर क्या होंगे, स्लेवरी ग्लैंड्स होंगे, टीथ होगी और टंग होंगे। ये तीनों चीज़ बक्कल कैविटी के अंदर होंगे। अब टीथ का काम क्या है। द सेट ऑफ टीथ हेल्प इन कटिंग। टीथ क्या करेंगे, काटने का काम करेंगे, च्युइंगिंग का काम करेंगे, ग्रेडिंग का काम करेंगे, चबाना, पीसना, ये सभी एक तरह से ये क्या है, फिजिकली काम करते हैं। फिजिकली डाइजेशन, दो तरह के डाइजेशन होते हैं, केमिकल डाइजेशन, एक फिजिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन वो होता है जिसमें हमारी बॉडी पार्ट जो है फिजिकली वर्क करती है या वो थक जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, दांत जो है कई बार होता है चबाते चबाते हम थक जाते हैं, हमारा मुंह दुखने लगता है, तो ये क्या है, फिजिकली काम तो हो रहा है, ये फिजिकली काम है। केमिकली इसके बाद जितना भी प्रोसेस होता है वो सारा केमिकली डाइजेशन में आता है। उसके बाद द टंग। अब टंग का काम क्या है, टंग हैज़ टेस्ट बर्ड्स। उसके ऊपर क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो क्या हेल्प करते हैं टेस्टिंग में, फूड को टेस्टिंग में एंड मिक्सिंग में। और उसके बाद टंग क्या काम करती है, उसको मिक्स करती है किसके साथ, सलाइवा के साथ। सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम टंग करता है। उसके बाद है सलेवरी ग्लैंड। क्या है सलेवरी ग्लैंड, द बक्कल कैविटी है 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड। 3 पेयर होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं ये माउथ में। सलेवरी ग्लैंड्स आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड का मीन्स है कि जो क्या है कि एक फिक्स उसी जगह पे ये रिलीज होता है, एक डक्ट के अंदर रिलीज होता है और कहीं पे भी ये रिलीज नहीं होता या और कहीं पे भी ये नहीं फैलता। ठीक है, दीज सलेरी ग्लैंड सिक्रेट सलाइवा। सलाइवा सिक्रेट करेंगे अपने डक्ट में, यानी कि उसी पोर्ट पर, उसी जगह पर। सलाइवा कंटेन्स वाटर, सॉल्ट, सलाइवरी एमलाइज, एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये सभी सलाइवा के अंदर होते हैं। द सलाइवरी एमलाइज जो एंजाइम है ये क्या करेंगे, स्टार्च एंड ग्लूकोज को मेल्टोज में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर हम कहें धीरे धीरे ये स्टार्च का डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। अगर सलाइवा की पीएच की बात करें तो 7.4 होती है खाना खाने से पहले और 5.8 हो जाती है खाना खाने के बाद। मीन्स खाना खाने के बाद वो एसिडिक हो जाते हैं और खाना खाने से पहले वो बेसिक होती है। फेरनेक्स क्या है, द फेरनेक्स इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल। एक फनल है, एक तरह से इस तरह से फनल है ये। वर्टिकली कैनाल विच सर्व एज ए पास वे फॉर फूड फ्रॉम द बक्कल कैविटी टू द ओसोफोगस। ये क्या है, बक्कल कैविटी से ओसोफोगस को जोड़ती है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें
ये जो पार्ट है ये फायरनेक्स है, ठीक है। ये आपका क्या बक्कल कैविटी हो गया, इसके अंदर टीथ, टंग और सलेवरी ग्लैंड हो गई। ये आपके ओसोफेगस हो गया, यानी जिसको आप फूड पाइप भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए फूड पाइप या ओसोफेगस जिसको कहें। ओसोफेगस इज ए लॉन्ग ट्यूब विच कैरीज द फूड फ्रॉम फायरनेक्स टू स्टमक। स्टमक यानी फायरनेक्स से स्टमक तक जो खाना लेके आता है उस पाइप को हम ओसोफेगस या फिर हम कहें फूड पाइप कह सकते हैं। द वॉल ऑफ द ओसोफेगस इज हाईली मस्कुलर विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। यानी कि ये एक बहुत ही मस्कुलर पाइप है, मस्कुलर ट्यूब है, जो क्या है कि कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड होती रहती है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सपेंशन ऑफ ए ओसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टेलिक मूवमेंट। जो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। दिस पेरिस्टेलिक मूवमेंट इन ओसोफेगस पुश द स्लाइटली, धीरे धीरे ये पुश करती है, स्लाइटली पुश करती है डाइजेस्टेड फूड इनटू द स्टमक। और जो डाइजेस्टेड फूड है यानी कि एक तरह से सलाइवा ने जो कुछ डाइजेशन कर दिया था, पार्सली डाइजेस्टेड फूड को क्या कर देती है, ये धीरे धीरे स्टमक के अंदर पुश करना स्टार्ट कर देती है। अगर ये देखिए यहाँ से ये क्या है, यहाँ से ये फूड को लेके आएगी स्टमक तक, ठीक है। इसके अंदर मूवमेंट चलती रहती है, मूवमेंट होने के कारण ये क्या है, फूड को स्लाइटली पुश करती है ताकि वो स्टमक तक आ जाए। उसके बाद है स्टमक। अब स्टमक क्या है, स्टमक, द स्टमक इज ए वाइड सी शेप। ये एक सी शेप या जे शेप मस्कुलर बैग है, प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमल। ये स्लाइटली लेफ्ट साइड में होता है। इट्स रिसीव्ड फूड फ्रॉम द ओसोफेगस, ये ओसोफेगस से फूड रिसीव करता है। एंड द ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा पार्ट जो स्टमक का है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे कि हम बात करें, ये जो है यहाँ से ये ओसोफेगस से फूड आया और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। स्टमक क्या है, एक जूस सिक्रेट करता है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम होगा। द फूड डाइजेस्टेड इन द स्टमक अबाउट 3 आवर। खाने को पचने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं हमारे स्टमक में, लेकिन अलग अलग फूड को अलग अलग टाइम लगता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को 1 to 2 आवर्स लगते हैं, प्रोटीन को 3 आवर्स और फैट को 3 to 6 आवर डाइजेस्ट होने में लग जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है हमारे स्टमक में, क्यों है ये, इट प्रोवाइड द एसिडिक नेचर। ये क्या है, हमारे स्टमक में एसिडिक नेचर को प्रोवाइड करवाती है। इट कन्वर्ट इनएक्टिव एंजाइम, यानी कि एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिनोगन। ये क्या है, इनएक्टिव होता है। ये कब एक्टिव होता है, जब स्टमक में एसिडिक नेचर होगा, तो ये इसका काम करती है। जैसे ही एसिडिक नेचर होगा, पेप्सिगन जो एंजाइम है वो एक्टिव होकर पेप्सिन एंजाइम बन जाएगा, जो कि क्या काम करता है, प्रोटीन को डाइजेशन का काम करता है। और एक तो ये काम हो गया, और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है एंजाइम्स को, ये जो जर्म्स को मारना या जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया उनको मारने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। तो इसके 2 काम हो गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, पेप्सिनोगन एंजाइम को एक्टिव करना, पेप्सिन में कन्वर्ट करना ताकि प्रोटीन का डाइजेशन हो सके, और हार्मफुल बैक्टीरिया को मारना। अब एंजाइम का क्या काम है, ये पेप्सिन एंजाइम का, इट इज़ वन ऑफ द मेन एंजाइम इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है। म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस सीक्रेट बाय द वॉल ऑफ द स्टमक प्रोटेक्ट द एक्शन ऑफ HCl। HCl का जो HCl क्या है, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो क्या करती है, स्टमक की जो लाइनिंग है या फिर हम कहें जो लेयर है उसको धीरे धीरे अफेक्ट करती है, धीरे धीरे उसको
ख़त्म करती है या कमज़ोर करती है। तो टाइम टू टाइम क्या है, म्यूकस एक लेयर है जो क्या है HCl के इफेक्ट से उस स्टमक को बचाता है, और ये टाइम टू टाइम नई बनती रहती है स्टमक में। जैसे ही वो कमज़ोर होगी फिर से ये बन जाएगी। जैसे ये बात करें, ये है, इसमें क्या होगा, इसमें एक लाइनिंग होगी इस तरह से, ये लाइनिंग होगी। ये किसकी लाइनिंग है, ये म्यूकस की है, ताकि HCl के जो इफेक्ट है, जो HCl का इस पे है स्टमक पे इफेक्ट ना हो। उसके बाद है फंक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक का फंक्शन क्या है, फूड को स्टोर करना, पार्सली डाइजेशन करना, यानी कि अभी तक डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, रेगुलेशन ऑफ द फ्लो ऑफ फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो जाएगा उसको भी कंट्रोल करना है, ये नहीं है कि एकदम से सारा फूड उसके अंदर निकल जाए, धीरे धीरे रेगुलेट करना है उसको। उसको कहते हैं स्पेंसर मसल्स जो है वो उसको रेगुलेट करती है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे, ये धीरे धीरे क्या होगा, इसके अंदर फूड आएगा, ये फूड क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो फूड आएगा वो धीरे धीरे रेगुलेट किया जाएगा, एकदम से उसके अंदर भेजा नहीं जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, पीएच की बात करें, HCl के पीएच की बात करें, स्टमक में HCl का पीएच कितना होता है, 1.5 to 3.5 पीएच होता है। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक। अब स्टमक से जो फूड है जो कि पार्सली डाइजेस्ट है, यानी कि आधा डाइजेस्ट हो चुका है, वो कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सबसे लंबा पार्ट है। इट इज़ नैरो ट्यूब अबाउट 6 मीटर, लगभग ये 6.5 से 6.5 मीटर लंबी होती है। और इसकी विड्थ की बात करें, वाइडर यानी कि ये मोटाई कितनी है इसकी, 2.54 सेंटीमीटर, विच लाइज कॉइल इन द एब्डोमन। ये कॉइल की तरह है, एक लिपटी हुई है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेरी इन द डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स में ये अलग अलग साइज की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, डिपेंड करता है वो कैसा खाना खा रहा है। इन ए कंपेरेटिवली लॉन्गर इन द हर्बीवोरस एनिमल एंड लॉन्ग इंटेस्टाइन ऑफ द हर्बीवोर्स इज हेल्प। अब हर्बीवोर्स में ये लंबी होती है, और ये लंबी क्यों होती है, ताकि जो उसके अंदर ग्रास है, ग्रास के अंदर जो सेलुलोस है उसको आसानी से डाइजेस्ट कर सके। फ्लैश इज डाइजेस्ट इजीली। फ्लैश जो है वो बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए कार्निवोर्स एनिमल्स में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन अगर हम बात करें हर्बीवोर्स में उसमें बड़ी होती है। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, एक नॉर्मल हम कह सकते हैं कि हर्बीवोर्स से क्या होगी, छोटी होगी, और कार्निवोर्स से बड़ी होगी। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड्स। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो वहाँ से उसमें 2 ग्लैंड्स जो है कनेक्टेड है, एक तो लीवर और एक पेनक्रिया। देखिए लीवर और पेनक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर जो है वो इंटरनल लार्जेस्ट ग्लैंड है, या हम कहें इंटरनल ऑर्गन सबसे बड़ा है लीवर। लीवर सिक्रेट बाइल जूस। लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। बाइल इज ग्रेनिश येलो लिक्विड। बाइल जो है वो एक ग्रेनिश येलो लिक्विड है। बाइल इज स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। अगर बात करें कि बाइल स्टोर कहाँ होता है, वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल इज एल्कलाइन नेचर। अगर नेचर की बात करें तो उसका क्या है, एल्कलाइन, यानी कि बेसिक नेचर है। और इसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट होता है, जो क्या करता है, विच हेल्प टू ब्रेक डाउन फैट प्रेजेंट इन फूड, जो फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है। यानी कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, बाइल किस में हेल्प करता है, डाइजेशन को, वो फैट के डाइजेशन को में हेल्प करता है, पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में। बाइल मेक द एसिडिक फूड कम्स फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन। जो स्टमक से एसिडिक फूड आए, क्योंकि स्टमक में HCl था, वो क्या करता है, उसको एसिडिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो बाइल जूस क्या करता है, उस एसिडिक नेचर वाले जो फूड है उसको कन्वर्ट करता है एल्कलाइन में, यानी कि
एक तरह से बेसिक नेचर में। दोज पैनक्रियाटिक एंजाइम कैन एक्ट, क्योंकि जो भी पैनक्रियाटिक एंजाइम है, जो पैनक्रिया में जो एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, वो क्या काम करते हैं, वो बेसिक नेचर में ही एक्टिव होते हैं। जैसे पेप्सिन एसिडिक में होता है ना, तो पैनक्रियाटिक बेसिक नेचर में जो है वो एक्टिव होते हैं। और ये बेसिक नेचर कौन प्रोवाइड करवाता है, ये बाइल जूस प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद पैनक्रिया जो है, द पैनक्रिया इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का काम करता है ये, क्योंकि ये एक जूस भी सिक्रेट करता है और एक हार्मोन भी सिक्रेट करता है। तो ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो है ये हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे डिटेल में। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो एक डक्ट में जो है अपना जो भी सब्सटेंस है वो सिक्रेट करती है। और एंडोक्राइन वो होती हैं जो क्या है कि डक्टलेस होती है। ये हार्मोन सिक्रेट करती है, ये, ठीक है। तो ये दोनों ही काम करती हैं हमारे बॉडी में। दो ऐसी ग्लैंड होती हैं जो क्या है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करती है। एक तो पैनक्रिया है और दूसरी जो हमारी सेक्सुअल ग्लैंड होती है, ठीक है, वो हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद है द एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड, जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करेगी तो ये हार्मोन सीक्रेट करेगी। वो हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन। और जब ये एक्सोक्राइन का काम करेगी तो ये एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगी, पैनक्रियाटिक जूस जिसको हम कहें। अब इस पैनक्रियाटिक जूस में क्या होगा, इस पैनक्रियाटिक जूस में अलग अलग तरह के एंजाइम्स होंगे, जैसे कि पैनक्रियाटिक एमलाइज, ट्रैप्सिन और लिपेज, ये एंजाइम्स होंगे। पैनक्रियाटिक एमलाइज क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, और ट्रैप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, और लिपेज क्या करेगा, फैट और लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा। हमने न्यूट्रिएंट पढ़े, न्यूट्रिएंट हमने बेसिकली कौन कौन से पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर्स। अब जो ये तीन है इनको हमें डाइजेस्ट करना पड़ता है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। और जो विटामिन है, मिनरल्स है, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए कहीं पे भी डाइजेशन में उसका नाम नहीं आया। क्योंकि वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद बिसाइड बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस, अब द स्मॉल इंटेस्टाइन जूस सीक्रेट इंटेस्टाइनिक जूस। अगर इनके अलावा कुछ और बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी कुछ जूस सीक्रेट करता है, जिसको इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं, विच कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ सेवरल एंजाइम, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स मिक्स होते हैं। द एक्शन ऑफ दीज एंजाइम क्यूज कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू एमलाइज, और यही एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, और फैट को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज में, और फैट किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या है, ये एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये क्या है, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है, ताकि आसानी से इसको एब्जॉर्ब किया जाए। ऑल दीज प्रोडक्ट आर सोल्यूबल इन वाटर एंड वेरी इजीली एब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन वॉल से ये डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब किए जाएंगे। द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ ए मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड विली। विली जो है एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, जिसका फंक्शन क्या है, ये इस स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस को इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है, जिसके कारण क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ी से हो जाएगा, रैपिडली हो जाएगा, और 90% न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। अब उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज फॉलो बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आती है, जो कि क्या है, छोटी होती है बट वाइडर, उससे मोटी होती है। इसकी लेंथ की बात करें तो 1.5 मीटर होती है, और विड्थ की बात करें तो 7.5 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद आता है रेक्टम। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्टली वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर
अब जो अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स के थ्रू, एंड द अनडाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस इज कलेक्टेड इन रेक्टम। और अनडाइजेस्टेड फूड को कहाँ कलेक्ट कर लिया जाएगा? रेक्टम में। और द रेक्टम लीड्स थ्रू 2 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग कैनाल। ये एक 2 से 5 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब है जिसको हम एनएस कहते हैं, और एनएस के थ्रू बॉडी से रिलीज कर दिया जाएगा। इस डायग्राम में हम देखें तो इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से इंजेक्शन हुआ, ओसोफोगस में आया फूड, और ओसोफोगस से क्या हुआ, स्टमक में पार्सली डाइजेस्ट हुआ। ये लीवर है, और ये जो है ये गाल ब्लैडर है जहाँ पे बाइल जूस को स्टोर किया जाता है। बाइल जूस स्टोर होता है यहाँ पे, और जैसे ही बाइल जूस इसके अंदर आता है, ये पैनक्रिया है, ये वाली पैनक्रिया है, लीफ टाइप में दिखाई दे रही है, ये पैनक्रिया है, और यहाँ से भी जूस आता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो कॉइल है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो आपको बड़े वाली दिखाई दे रही है, मोटी दिखाई दे रही है, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। अब यहाँ पे ये क्या है, रेक्टम है, और यहाँ पे स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए अनडाइजेस्टेड फूड, और एनएस के थ्रू बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है। ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था। उसके बाद देखिए रेस्पिरेशन।